तो पिछले लेक्चर्स में हमने बात की है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, सही एटम क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या था। अब हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस। तो हमारे पास जो एटम है, इसके न्यूक्लियस में दो किस्म की स्पीशीज़ हैं, एक प्रोटॉन और दूसरी न्यूट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो बेसिकली किस जगह पे होता है जी? सेंटर में होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में भी हमने बात की थी। और इसके गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है और थ्री डायमेंशनल होता है। ये सारी बातें हमने की। तो एक तो बात ये क्लियर करनी है कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज से क्या मुराद है प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज से क्या मुराद है इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने प्रोटॉन, बड़ी अहम बात है। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना, ये केमिकल सारी प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं मैटर की, तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो अब देखें कि बेसिकली इसके बाद क्या बात है जी। इसके बाद बात है जी कि देखें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बड़े ज़रूरी, बड़े अहम चीज़ है। हाँ देखें, खुद भी देखें ना, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन पता होंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन का भी पता चल जाएगा। और फिर इलेक्ट्रॉन की मैंने अभी आपको बात बताई है कितनी इंपॉर्टेंस है। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को मतलब क्या कहते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसको जेड के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हम लिख लेते हैं जी, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये बात हो गई जी हमारे पास एटॉमिक नंबर की। अब एटॉमिक नंबर क्यों ज़रूरी है? एटॉमिक नंबर बेसिकली डिफरेंट काइंड्स के एटम बनाते हैं। देखिए, सारे एटम के अंदर यही तो स्पीशीज़ हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब सारे क्या मैटर जो है वो एक ही तरह के हैं? यानी सारे एटम एक ही तरह के होते हैं इस कायनात में? नहीं। तो ये जो वेरिएशन है ना, ये इसी लेवल पे आ जाती है। मतलब इस लेवल पे वेरिएशन से क्या मुराद है? तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन चेंज होते हैं, यानी हमारे पास एटॉमिक नंबर चेंज होता है, तो एटम डिफरेंट बनते हैं। तो एक प्रोटॉन वाले को बोला क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइड्रोजन कहते हैं। दो प्रोटॉन वाले को हीलियम कहते हैं। और तीन प्रोटॉन वाले को लिथियम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने ये बात याद रखनी है कि डिफरेंट काइंड्स के जो एटम्स हैं वो बेसिकली क्या है, जिनमें कॉम्बिनेशन चेंज है इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। एक के अंदर मतलब सबसे कम जिसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, यानी उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, 1। और इसी तरह दो वाले को हीलियम। और इस तरह के ना, पता हो, 118 एलिमेंट आज तक जो है डिस्कवर हमने कर लिए हैं। और बाकियों के लिए मतलब आगे गुंजाइश छोड़ी हुई है। तो लेकिन इन शुरू शुरू में ना 118 नहीं थे डिस्कवर हुए। जब जो डिस्कवरीज का जो टाइम था और लोग इस मतलब ये कर रहे थे, इस पे स्टडीज़ कर रहे थे, तो उस वक्त शुरू में सिर्फ 9 एलिमेंट जो है, 9 एटम्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम डिस्कवर हुए। फिर उसके बाद 63 और आज 118। और इनमें से भी ना जो 92 एलिमेंट्स हैं ना, वो नेचुरली अकरिंग है। तो बाकी जो है वो लेबॉर्ट्री में तैयार, अब नेचुरली अकरिंग और लेबॉर्ट्री में तैयार हुए हैं, इससे क्या मुराद है? नेचुरली अकरिंग से मुराद ये होती है कि अब इसको समझने के लिए ना हमने एक चीज़ समझनी है कि वो क्या चीज़ है, कि वो ये चीज़ है कि अब देखें, हमने अभी बात किया न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। तो एक प्रोटॉन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, वो प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो वो स्टेबल है। लेकिन हमने ये भी बात की है पीछे कि अगर सेम चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं। तो जैसे ही प्रोटॉन दो होंगे यानी हीलियम के अंदर, तो वो जो दो आपके पास प्रोटॉन है, वो स्टेबल किस तरह रहेंगे? वो तो एक दूसरे को परे हटाएंगे। तो वो न्यूक्लियस में कैसे रहेंगे? तो अल्लाह ताला ने ना इस यानी इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ना एक मतलब एक एनर्जी रखी है जो इनको बाइंड करके रखती है। उसी को न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ही कहते हैं, या न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी कहते हैं, जो इनको कंट्रोल करके रखती है। तो अगर वो न्यूक्लियस ब्रेक हो जाए ना, वो एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है फिजन रिएक्शन से। और मतलब उसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। उसी एनर्जी को यूज़ करके ये जो एटॉमिक बॉम्ब वगैरह या ये जो इलेक्ट्रिसिटी आजकल बनाई जा रही है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। एक छोटे से मैटर में ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हो सकते हैं, तो उस सब में से एनर्जी निकलती है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज़्यादा सोर्स, बड़ा सोर्स होता है। तो अब मतलब जो हमारे पास ये जो हमने भी बात किया बाइंडिंग एनर्जी है जो ब्रेक हो जाए। अब जो
यानी ब्रेक कैसे हो सकता है? तो ब्रेक ऐसे हो सकता है, लाइक आपके पास एक शॉपिंग बैग है, तो आप उसमें जो है कपड़े रखते हैं, ठीक है, वो उसको कंट्रोल करता है। लेकिन आप उसमें अगर मज़ीद रखते जाएंगे उसकी गुंजाइश से ज़्यादा, तो वो क्या होगा, वो फट जाएगा ना। सेम लाइक न्यूक्लियस की भी एक हद होती है, अगर उसके अंदर आप मैटर बहुत ज़्यादा रख देंगे तो वो बेसिकली क्लीव कर जाएगा और डिके हो जाएगा, उसी से फिर एनर्जी निकलेगी। तो यही बात है जी कि जो न्यूक्लियस की रेंज है ना, जो न्यूक्लियस की ताकत है, वो 92 तक यानी कंट्रोल कर सकता है अपने अंदर ना। जो बेसिकली ये दो स्पीशी है ना, तो इनको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन 92 के बाद जो है ना वो नेचुरल सेटिंग के अंदर इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर उनको स्पेशल कोई ना यानी दी गई हैं, सेटिंग्स बनाई गई हैं, जिसके तहत उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 118 जो प्रोटॉन है ना, तो वो हमने यानी उसमें पुट किए आर्टिफिशली। इसी वजह से कहते हैं कि 118 तक जो है ना एलिमेंट या एटम वो तैयार किए गए लेबॉर्ट्री में। नेचर में मौजूद जो है ना वो सिर्फ 92 है, तो इसीलिए इसे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट कहा जाता है। तो हमने बात की जी के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की बात की, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट एलिमेंट बनाते हैं। तो अब ये भी बात की कि 92 तक नेचुरली है और 118 तक जो है वो लेबॉर्ट्री प्रिपेयर्ड है। तो हमने अब ये भी बात करनी है कि जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस ये इसके अंदर जो दो स्पीशीज़ है ना, ये इसका मैस भी बनाती हैं, पूरे एटम का मैस बनाती है। अब एटम के में तो तीसरी स्पीशी भी है यानी इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मैस है ना बहुत 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 कम है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 1836 टाइम जो है वो लेस मैसिव है इन दोनों से। तो इस वजह से हम इनको निगलेक्ट भी कर सकते हैं इसके मैस को, और फिर हम ये कहते हैं कि एटम का सारा मैस जो है ना वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो इधर लिख लेते हैं जी, एटॉमिक मास सही है। तो जिसको कि रिप्रेजेंट किया जाता है ए के साथ, और वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर है ना, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस एन स्मॉल एन न्यूट्रॉन को शो करता है। तो एटॉमिक मास की बात की। अब इधर मैं जो बात कर रहा था मास बढ़ाएंगे तो उसमें प्रोटॉन भी बढ़ा सकते हैं और न्यूट्रॉन भी बढ़ा। जब प्रोटॉन बढ़ाओगे तो एटॉमिक, आपको पता है ना, नंबर चेंज हो जाएगा, यानी एटम चेंज होगा, यानी एलिमेंट डिफरेंट हो जाएगा, हाइड्रोजन की जगह हीलियम, हीलियम की जगह लिथियम, और इस तरह आगे कंटिन्यूस हो जाएगा जब प्रोटॉन बढ़ाओगे। तो इससे भी हो सकता है, लेकिन न्यूट्रॉन भी तो मैस ही बनाता है ना। तो जब न्यूट्रॉन भी बढ़ाओगे तो फिर भी तो इसका मैस चेंज होगा, मैस बढ़ेगा न्यूक्लियस का, और वो ब्रेक होने के, या उसे कहते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये दोनों तरीक़ों से हो सकता है। अब अगर हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें एक प्रोटॉन है, ठीक है, इसका मास है, और ज़ीरो न्यूट्रॉन होता है, और ज़ीरो न्यूट्रॉन होता है। तो अब अगर इसके अंदर हम जी यानी फिर देखें ना मास इसका क्या होगा, 1 + 0 1 हो गया। तो अब अगर न्यूट्रॉन इसमें पुट कर दें तो मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहा। एलिमेंट तो चेंज होता है कि जब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज करते हैं, तो रहा तो वही है, यानी एलिमेंट तो हाइड्रोजन ही है। अब ये एक नई चीज़ क्या बन गई, जिसमें एक हाइड्रोजन वो था जिसमें मास जो था 1 था, अब अगर न्यूट्रॉन एक बढ़ाएंगे तो 2 मास हो जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं। तो अगर 2 न्यूट्रॉन डाल दें तो फिर 3 मास हो जाएगा, तो 3 मास, ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, एलिमेंट तो सेम ही होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है, यानी ऐसा कहें जी मैस उनका चेंज होता है, सही है। तो हाइड्रोजन के केस में जो आपके पास चलें जी हाइड्रोजन, ठीक है, तो जिसका मैस 1 होता है, जिसमें सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 0 होता है, और हाइड्रोजन दूसरा जिसमें मैस जो है 2 होता है, और हाइड्रोजन जिसका मैस 3 होता है। तो इसे क्या कहते हैं जी, प्रोटियम। प्रोटियम, दूसरे को ड्यूट्रियम, और तीसरे को ट्राइटियम कहते हैं। तो ये 3 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप अभी मैंने डिफाइन किया, आइसोटोप्स कहते हैं जिनका मास चेंज होता है, लेकिन प्रोटॉन नंबर या जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह, एलिमेंट तो वही है लेकिन मास चेंज। अब आप खुद देखें ना कि इनमें स्टेबल न्यूक्लियाई वाले कौन सा होगा, हाइड्रोजन जो 1 है ना, 1 हाइड्रोजन प्रोटियम, वो स्टेबल होता है, जबकि ये दोनों अनस्टेबल न्यूक्लियस वाले होते हैं। अब अनस्टेबल न्यूक्लियस वाले के ज़्यादा चांस होते हैं कि उनका जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक होके जो है रेडिएशन देगा। तो इसको, ये ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो आइसोटोप्स भी जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं। और इसके अलावा जो आपके पास यानी मैथ्स बढ़ाते जाएंगे ना, अभी हमने बात की है, तो ये 42 एक ऐसा एटॉमिक नंबर है। इसके
इसके बाद और 118 तक जो एलिमेंट है ना वो रेडियो एक्टिव ही कंसिडर होते हैं। ये एलिमेंट ही अगर इनका मास ज़्यादा है ना तो ये इनके भी ज़्यादा इनका भी जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है। तो हमने बात की जी कि एटॉमिक मास क्या होता है और आइसोटोप्स क्या होते हैं और ये सारी बातें। तो अब हम बात करेंगे कि एक टेंडेंसी की एटम्स के अंदर टेंडेंसी है कुछ, ठीक है। वो टेंडेंसी क्या है? वो टेंडेंसी ये है कि देखें जी कि अब यानी एक एटम है ना, जो एटम है जी, अगर उसमें एक शेल है, सिर्फ पहला शेल है, सही है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो पहला शेल है सिर्फ, तो उसके अंदर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पास इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, वो दो हैं। दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस पर नहीं आ सकते। तो जो अगर किसी में एक शेल है तो अगर उसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो वो कहेंगे कि वो एटम जो है स्टेबल है। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें टेंडेंसी नहीं होगी कि वो गेन करे या लॉस करे, क्योंकि दो कंप्लीट है, दो कंप्लीट शेल है उसका। तो अब वो मतलब ऐसे जो एलिमेंट है जिनके अंदर ये कंप्लीट है ना, वो रिएक्टिव नहीं होते, वो इनर्ट होते हैं। तो याद रखना है, अगर एक शेल है तो उसमें दो से कम यानी एक है, तो वो जो है ना रिएक्टिव होगा, वो अपना जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो पूरा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये तो था अगर एक शेल हो तो, यानी इसके अंदर ना जो रूल लगता है उसे क्या कहते हैं? डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल। तो उसमें क्या लगता है जी? डुप्लेट रूल। लेकिन ये सारे एलिमेंट जो है ये ऐसा नहीं कर सकते। तो अभी हमने बात की है कि जितने प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दो से मुराद क्या है? दो प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही तीन प्रोटॉन होंगे तो उसमें दूसरा शेल शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहला तो कंप्लीट हो जाता है, दो इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये आपने याद रखना। यानी हीलियम तक तो एक ही शेल होता है, तो लिथियम जैसे ही शुरू होगा तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो भी तीन हो जाए, तो तीसरे के लिए एक अगला शेल जो है वो कंप्लीट। अब अगर दूसरा शेल आ जाता है, सही है, तो चलेंगे इस तरह। दूसरा शेल आता है तो दूसरे शेल और फर्दर जितने भी आएंगे शेल उनके अंदर जो है ना बेसिकली पहला तो कंप्लीट होगा तो दूसरा शुरू होगा ना, तो उसके अंदर आपके पास ना यानी यानी जब एट एट इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे ना, एट इलेक्ट्रॉन, फिर हम बोलेंगे कि ये जो है आपके पास एटम स्टेबल है। तो ये अगर एट नहीं है, एट से कम है, तो ये अनस्टेबल काउंट होगा और ये अपने पूरे करने की कोशिश करेगा, स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेगा। तो इस पे कौन सा रूल लगता है? इसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। तो वैसे तो हमने पीछे सीखा है कि फीलिंग ऐसे तो नहीं होती, लेकिन ये जस्ट एक इन दो रूल को समझना हमने, इस वजह से इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे ही कंसीडर करते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल मॉडल है जी, रियल नहीं है। तो हमें समझ आई कि एक शेल है तो उसमें डुप्लेट रूल है। तमाम एलिमेंट जिनमें एक शेल होता है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन शेल में पूरे करने की कोशिश करते हैं, शेल कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और जिनमें दूसरा शेल शुरू हो जाता है या तीसरा शेल या आगे जितने भी शेल होंगे वो आठ पूरे करेगा इलेक्ट्रॉन और कोशिश करेगा कि मैं स्टेबल हो जाऊँ। अगर वो आठ पूरे नहीं तो अनस्टेबल काउंट होगा। तो स्टेबिलिटी क्या होती है और अनस्टेबिलिटी क्या होती है, इसकी बात हमने की। तो अब हम बात करेंगे कि अगर किसी में जो कंप्लीट नहीं है, डेफिनेटली आउटर मोस्ट शेल है, तो इसको ना वैलेंस शेल भी कहा जाता है। वैलेंस वैलेंस शेल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके नीचे वाला जो शेल होते हैं, एक भी हो सकते दो भी, जितने भी अंदर वाले शेल हैं वैलेंस शेल के अंदर, उसको कहा जाता है जी कोर शेल। तो ये जो वैलेंस शेल है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये बनाता है जी किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी। लेट्स से आपके पास यानी देखें कि जैसे हम बात करते हैं जी कि चले हम ऐसा करते हैं जी कि चले हाइड्रोजन की बात करते हैं। इसके नीचे आता है जी लिथियम आता है, फिर आपके पास आता है जी नेट्रियम, सोडियम, ठीक है, फिर आपके पास पोटेशियम। और इस तरह हम ये अब कंप्लीट बात करेंगे टेबल के अंदर, लेकिन चले हम बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन जो है ना वो वन है, यानी इसका एटॉमिक नंबर वन है, और लिथियम का थ्री है, और सोडियम का 11 है। ठीक है, तो ये आप अगर हम इन सब को देखते हैं जी, पहले वन बनाते हैं तो आप देखोगे एक ही शेल होगा, वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका कोर भी यही है, और मतलब बैलेंस शेल है ये, कोर इसका है नहीं, ठीक है। इसी तरह लिथियम की बात करते हैं तो तीन है तो दो पहले फिल होंगे, और फिर आउटर मोस्ट में कितने आएंगे? एक आएगा। सोडियम में बात की जाए 11 है इसका, तो देखते हैं जी पहले दो दो हो गए, ठीक है, तो फिर आठ होने चाहिए, अभी हमने बात की है। 8 एंड 2 10 हो गए, 2
3 4, तो ये आपके पास 10, और फिर आप इसमें देखें, सॉरी जी, चलें जी, तो ये आपके पास अब देखेंगे कि इसके एक ही आया है। तो इन सब के देखें कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, यही इनकी वैलेंसी बनाता है। तो इसकी वैलेंसी क्या है? +1। अब ये +1 क्या है, ये सारी बातें हमने आगे करनी है, चलें जी अभी हम सिर्फ ये समझते हैं। तो आपके पास जो है ना, मतलब इसी तरह लिथियम के बेरिलियम होता है, ठीक है, और इस तरह आगे चले जाएं तो आपके पास यानी आ जाते हैं जी। तो बेरिलियम के बाद आपके पास आता है जी इस जगह पे बोरोन, और फिर आपके पास आता है जी कार्बन, फिर आपके पास आता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इधर आपके पास जी नियोन आता है, लेकिन इसको हमने अभी, चलें जी अभी बात करते हैं इसकी। तो इसके ना इस सारे जो है अभी हमने ये देखा ग्रुप बना के कि इसके आउटर मोस्ट में ना एक इलेक्ट्रॉन जो है आ रहा है, ठीक है। अब बेरिलियम का ना 4 है, तो इधर इधर बना लेते हैं जी, देखें 3, ठीक है, और ये चौथा जो है ये कंप्लीट करते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा जी आपके पास 4, लेकिन आउटर मोस्ट के अंदर कितने हैं जी 2, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है? +2 है आपके पास। इसी तरह आपके पास जो बोरोन है, बोरोन में बेसिकली 5 होते हैं, तो ये लें जी आपके पास। अब देखें 3 आउटर मोस्ट में कितने हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या है? +3 है। इसी तरह यानी अभी हमने ऊपर बात की है ना कि यानी आउटर मोस्ट में ये 8 पूरे करने चाह रहा है, तो चले इसकी अभी हम बात करते हैं। चले कार्बन में क्या हो गया जी, आपके पास 6 है, कार्बन 6th एलिमेंट है, 6 एटॉमिक नंबर है इसका। हाइड्रोजन 1, इधर हीलियम नहीं बनाया, चले हीलियम, तो हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6। तो 6 पूरे करने हैं, इधर बना लेते हैं। तो ये लें जी, कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये आपके पास 2 कोर शेल में एंड 4 आउटर मोस्ट में, तो इसकी वैलेंसी जो है वो +4 है, ठीक है। इसी तरह अगर हम आते हैं जी के नाइट्रोजन की तरफ आते हैं, ठीक है, तो 7 इसका एटॉमिक नंबर क्या 7 है, तो 7 पूरे करने हैं, 1 2 और 4 6, और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो आउटर मोस्ट में कितने, 1 2 3 4 और 5, तो ये क्या है? +5। ऑक्सीजन में एक और बढ़ा देते हैं, +6 एंड 7 एंड 8, इधर 8 लिख लेते हैं +। अब ये जो आपने ग्रुप को ध्यान से देखना है, इस ग्रुप को, सही है, जबकि इसको, अच्छा देखें अगर किसी का आउटर मोस्ट में 1 है, तो उसके क्या चांसेस है इस केस में कि वो एक अपना जो है वो मतलब इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी ऊपर मैंने बताया ना कि स्टेबिलिटी से मुराद क्या है, तो वो 8 पूरे करना चाहे, लेकिन एक और चांस भी है ना, उसके कोर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पहले पूरे हैं, तो वो एक को लॉस कर दे और नीचे वाले 2 पूरे कर लें, तो इस तरह भी स्टेबल आसान, इस तरह आसान है यहाँ के 7 वो गेन करे, तो उसके प्रोटॉन में इतनी अट्रैक्शन ही नहीं है कि वो 7 गेन कर सके, इस वजह से वो लॉस करना ज़्यादा पसंद करता है और वो लॉस कर देता है। तो इस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन क्योंकि लॉस की है ना उसने, तो प्रोटॉन कितने थे, लेट से मतलब इस केस में लिथियम के केस में 3 प्रोटॉन, तो पॉजिटिव चार्ज कितने हैं जी 3, और नेगेटिव चार्ज पहले 3 थे। एटम खुद जो है वो स्टेबल ही होता है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो लेकिन अब उसने गेन कर दी, लॉस क्यों किया वो भी मैंने बात की आपसे, ठीक है। तो अब उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कितने रह गए 2, तो 3 में से 2 निकालो, बाकी +1, तो ये वही है जी 1, इसकी वैलेंसी बन गई। इसी तरह अब बेरिलियम की बात करते हैं, तो बेरिलियम में 4 है ना, तो अब इसके लिए भी यही आसान है कि ऊपर वाले 2 जो है लॉस कर दें, 6 गेन करना मुश्किल है, तो ये भी टेंडेंसी इसकी ये ऐसी है कि ये लॉस करना पसंद करते हैं। तो इस वजह से हम देखते हैं जो 2 लॉस करेगा, तो +4 एटॉमिक नंबर इसका, यानी प्रोटॉन कितने 4 हैं, और उस वक्त जब लॉस नहीं थे कितने, मतलब 4 ही थे, जब लॉस कर दिए तो -2 -2 लॉस किए, तो बाकी कितने रह गए जी आपके पास +2, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जो वैलेंसी क्या बन जाती जी +2। और इसी तरह बोरोन की बात करें तो 3 है, इसमें 5 यानी एटॉमिक नंबर है, तो फिर +5 और 3 यानी 5 गेन करने के बाद 3 लॉस करना ही पसंद करता है, तो 3 लॉस हों तो फिर बाकी क्या बचते हैं जी। बोरोन की सॉरी बात कर रहे थे, ठीक है, तो बोरोन में
मतलब 5 ही होते हैं, सही है। तो बाहर वाले 3। अच्छा सॉरी, इसमें ना देखें एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 थे, और इसने ना जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो 2 हैं जी हमारे पास, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कितने रह गए हैं? 2 रह गए हैं, ठीक है। तो 5 में से -2 करें तो +3। इस वजह से बोरोन पे कौन सा, इसकी वैलेंसी बेसिकली क्या बन जाती है? तो +3, ठीक है। कार्बन अब मतलब दरमियान में है, यानी दरमियान में से क्या मुराद है? क्योंकि इसने 8 गेन करने हैं तो स्टेबल होगा। तो या तो 4 ये लॉस भी कर सकता है, या तो 4 ये गेन भी कर सकता है, ठीक है। ज़्यादातर ये जो लॉस ही करता है, इस वजह से इसकी 4 वैलेंसी ही कंसिडर होती है। लेकिन कभी कभार ना ये आपको पता है मतलब जो है गेन भी कर लेता है, ठीक है। तो -4 भी कंसिडर होते हैं, सही है, दरमियान में है इसका। अब ये 3 क्यों हमने यानी अलग किए हैं जी? ये जो 3 है इनका आपने देखना है, तो इनके आउटर मोस्ट में ना नाइट्रोजन के 5 जो है ना इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में। तो 5 लॉस नहीं करेंगे, बल्कि ये टेंडेंसी इसके अंदर क्या है, 3 गेन करने की, सही है जी। तो लेट्स से कि अब 3 गेन करके इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो गए? 8 पूरे हो गए ना आउटर मोस्ट में, 2 10 हो गए टोटल। तो नाइट्रोजन जो है वो 7 है, सही है। तो प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज कितने रहेंगे? 7। और नेगेटिव चार्ज इसके कितने हो गए जी? 10 हो गए। तो माइनस प्लस माइनस होता है, 10 में से 7 निकालो तो बाकी क्या बचते हैं? 3। लेकिन कौन सा जी लगेगा जी? नेगेटिव लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। इस वजह से ये वैलेंस शेल तो मतलब वैलेंस शेल में तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसकी, लेकिन इस पे चार्ज कौन सा है? -3 का आता है। इसकी वैलेंसी -3, यानी जितने अब इसने गेन करने हैं ना वो इसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। तो इनके लिए आउटर मोस्ट में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी इसकी बना रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो 3 है इसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन है ना, और जितने इन्होंने, क्योंकि ये गेन करके स्टेबल होते हैं, सही है, लॉस नहीं कर सकते, क्योंकि इनके 4 से ज़्यादा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके लिए आसान ही है कि ये गेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है, तो जितने गेन करेंगे वही इस पर इसकी वैलेंसी बन जाएगी। तो इसकी -2, इसकी -1। अब ये हमने बात की थी इन दोनों की, यानी, और ये सारे जो है ये क्या है? ये पहले ही स्टेबल होते हैं। हीलियम का केस ऊपर मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि 2 है तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो है ये स्टेबल है। इसे क्या ज़रूरत है, ठीक है, लॉस या गेन करने की। तो नियोन के केस 10 है, तो 10 से कैसे बनेंगे? इसके आउटर मोस्ट में पहले ही पूरे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 पूरे हो गए, सही है। तो ये नियोन की कन्फिग्रेशन है। तो ये ना ही लॉस करते, इस वजह से इसकी वैलेंसी 0 होती है। तो ये इनर्ट है, ये बेसिकली यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करते। तो हम ये कहते हैं कि ये जो सारे हैं ना, ये वाले जो एलिमेंट है, ये अपने अपने जो इस लाइन में, इस रो में जो आपके पास नोबल गैस है ना, ये इसकी कन्फिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं। तो इस तरह भी कहा जाता है कि ये सारे एलिमेंट जो है वो अपने नोबल गैस की कन्फिग्रेशन को अटेन करना चाहते हैं। तो हमने वैलेंसी की बात की, तो वैलेंसी क्या होती है, और किसी के लिए पॉजिटिव होती है और किसी के लिए नेगेटिव होती है। वैलेंस शेल क्या होता है, कोर शेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करते हैं, लॉस क्यों करते हैं, स्टेबिलिटी क्या होती है, और ये सारी बातें हमने की। तो अब हम करेंगे जी कि आगे के बेसिकली ये जो एलिमेंट है, ये बेसिकली इनका नाम जो है ये क्या है, और इनके लिए सिंबल्स क्यों यूज़ होते हैं, और ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो अभी हमने बात की थी कि जो बड़े सारे एलिमेंट जो है ना, वो एक वक्त था कि मतलब जो आपके पास ग्रीक ग्रीक लोग थे या लैटिन लोग थे, वो बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज में इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने बड़े सारे एलिमेंट उस जगह इस रीजन पे डिस्कवर हुए। तो उन्होंने आप एलिमेंट का जो नाम रखा था ना लैटिन में या ग्रीक में, यानी उनके वर्ड थे, ठीक है, और वो ही यूज़ होते हैं। लेकिन बाद में जो है इंग्लिश लोग जो है जो आपके पास इंग्लैंड के लोग हैं, इधर नॉलेज बड़ा ज़्यादा आ गया, तो फिर लोग रिसर्च जो है इधर बड़ी ज़्यादा हो गई। तो इधर जो डिस्कवर हुए थे एलिमेंट, उनका नाम इंग्लिश में यानी जो है रखा गया, कुछ को ट्रांसलेट कर दिया गया। तो अभी तक यानी ओवरऑल बात ये है कि अभी तक कई एलिमेंट का नाम जो है लैटिन ग्रीक में है, और कईयों का
इंग्लिश में है और लेकिन उनके जो सिंबल्स हैं ना वो ग्रीक या लैटिन में ही यूज़ होते हैं। अब देखें कि हम एलिमेंट को सिंबल्स में लिखना क्यों ज़रूरी है। डेफिनेटली एक प्रिसाइज तरीका है, एक वैलिड तरीका है। तो एलिमेंट्स के नाम को ना सिंबल्स में लिखा जाता है, सही है। वो सिंबल्स कैसे हैं जी, वो सिंबल्स सही है। तो आप ना देखें जी कि सिंबल कैसे यूज़ करते हैं उनके नाम के नाम पहले। तो चलें जी, हम ये पहले बात कर दें, कुछ एग्जांपल देते हैं जी कि जो इंग्लिश नेम है, जैसे आपके पास ना देखें कि हाइड्रोजन जो है, ठीक है। तो उसके लिए हाइड्रोजन एज के साथ ही रिप्रेजेंट किया जाता है, हाइड्रोजन से एज है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास देखें बोला सोडियम जाता है, इंग्लिश नाम उसका सोडियम है, लेकिन उसका जो लैटिन नेम है वो नेट्रियम है। तो इस वजह से उसको एन ए लिखा जाता है, ठीक है। और इसी तरह आपको पता है जी मरकरी, तो मरकरी को एच जी लिखा जाता है, लैटिन में उसको हाइड्रोजरियम कहते हैं। तो उधर से यानी ये नाम निकला एच जी, इस वजह से उसका नाम है। और बड़े सारे ऐसे हैं जिनके नाम जो लैटिन में है और उनका सिंबल जो है लैटिन से है, लेकिन अभी हम उसको इंग्लिश नाम से जानते हैं उन एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ये भी आपने एक बात याद रखना। और दूसरी बात ये है कि देखें कुछ एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन और ये हीलियम, सही है, ये दोनों एच के साथ हैं। ये वन सिंगल सिंगल जो अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ, कैप लेटर यूज़ हुआ, इसमें दो। तो ये डेफिनेटली एक कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए ना, देखें जो ऐसे एलिमेंट जो पहले डिस्कवर हो चुके थे और उनके नाम के जो पहला अल्फ़ाबेट है उसके साथ उसकी सिंबल बना देंगे। लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है जो जिसका नाम भी एच, लेट्स से एच के साथ ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके लिए भी अगर सिर्फ एच लिखते तो फिर तो कन्फ्यूजन थी ना, हाइड्रोजन के लिए भी एच है और उसके लिए तो कैसे डिफरेंशिएट कर। इस वजह से मजबूरी थी कि उसका एक जो दूसरा कोई उसमें से सिंबल लेके उसके साथ और उसको स्मॉल लिखा जाता है, छोटा लिखा जाता है। तो यही वो पहचान है कि हम इस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो एक ही नाम से, यानी जैसे नाइट्रियम है एन ए लिखा जाता है और नाइट्रोजन को एन सिर्फ लिखा जाता है। अब नाइट्रोजन डेफिनेटली पहले डिस्कवर हो चुका था, नाइट्रियम बाद में, इस वजह से उसके साथ ए लगा दिया। और फिर देखें नियोन भी, ठीक है, नियोन जो गैस है वो भी एन ई उसके साथ लगाया जाता है। जैसे हमने हाइड्रोजन हीलियम और हाइड्रोजियम की बात की जो कि एच जी लिखा जाता है यानी मरकरी को, सही है। और बड़े सारे हैं जैसे सी के साथ कार्बन को पहले लिखा गया, फिर जब कॉपर डिस्कवर हुआ तो फिर सी यू उसके साथ लिख दिया गया और कोबाल्ट के साथ सी ओ लिख दिया गया, ठीक है। तो इस तरह बड़े सारे दूसरे एलिमेंट है जो सी से शुरू होते हैं तो उनके साथ दूसरा जो अल्फ़ाबेट है वो भी लगा के, तो इस तरह हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं जी। और जो हमारे पास यानी दो अल्फ़ाबेट दो लेटर से बनते हैं उनकी वजह क्या थी, और कुछ नाम जो है लैटिन से आए हैं, कुछ इंग्लिश नाम है उनके। तो इस तरह ये सारी बातें की, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने कंपाउंड के साथ। वो क्या होती हैं वो तो हम आगे सारी बातें करेंगे। तो कंपाउंड की पहचान क्या है, लिखने में सिंबल वो क्या है जी, दोनों कैपिटल लेटर लिखे जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है जी, हाइड्रोजन फ्लोराइड, सॉरी ये मैं भी गलत लिख रहा हूँ, एक मिनट है जी, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो बेसिकली एक कंपाउंड है जो कि दो एलिमेंट से मिलकर बने हुआ, हाइड्रोजन और फ्लोराइड, फ्लोरीन से, ठीक है। तो इसको इसमें आप देख रहे होंगे कि दोनों जो लेटर्स हैं वो कैपिटल लेटर लिखे गए हैं, लेकिन जो दो लेटर एक एलिमेंट के लिए रिप्रेजेंट होता है उसमें जो दूसरा लेटर है वो हमेशा स्मॉल लिखा जाता है। तो इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। तो आगे अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं और बात करते हैं जी के प्रोडक्ट टेबल की। तो इधर जी हमारे पास हाइड्रोजन आता है, फिर हमारे पास लिथियम, फिर हमारे पास नाइट्रियम, पोटेशियम और फिर रुबिडियम। लिथियम के बाद हमारे पास बेरिलियम, बेरिलियम का मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम और रेडियम।
इस तरह जो है जी हमारे पास ये बनते हैं जी आपके पास ग्रुप्स। ये ग्रुप फर्स्ट है, ये सेकंड है, एंड पोटेशियम, कैल्शियम, और फिर हमारे पास आते हैं जी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। जी कैपिटल एन डालना है, सॉरी। चलें जी इसको दे सही कर। निकल के बाद जी जिंक, जिंक के बाद गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन। गैलियम के ऊपर जी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ऊपर जी बोरोन। जर्मेनियम के ऊपर जी सिलिकॉन, सिलिकॉन के ऊपर कार्बन। आर्सेनिक के ऊपर जी आपके पास फास्फोरस और नाइट्रोजन। सल्फर और ऑक्सीजन। ब्रोमीन था जी, ब्रोमीन के ऊपर क्लोरीन और क्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन। गैलियम के नीचे आपके पास जी इंडियम आता है और फिर थैलियम। जर्मेनियम के नीचे आपके पास जी टिन आता है, जिसे एसएन लिखते हैं, और लेड, पी भी लिखा जाता है। आर्सेनिक के नीचे आपके पास जी एंटीमोनी, एस भी लिखा जाता है, और आपके पास जी बिस्मुथ, बी आई लिखा जाता है। सिलेनियम के नीचे आपका टिल्गोनियम, और टिल्गोनियम के नीचे पोलोनियम। ब्रोमीन के नीचे आप आयोडीन और एस्टाटीन। इसी तरह क्रिप्टॉन के नीचे आपके पास जी ज़ीनॉन और रेडॉन, जबकि क्रिप्टॉन के ऊपर जी आर्गॉन, नियॉन और हीलियम। इसी तरह जिंक के नीचे जी कैडमियम, मरकरी। अच्छा, निकल के बाद ना हम कॉपर जो है वो छोड़ गए थे, तो कॉपर के नीचे आपके पास जी देखे क्या आता है जी, सिल्वर, जिसे ए जी लिखते हैं, और औरम यानी ए यू, गोल्ड। अब ये आपके पास बेसिकली ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, और ये जो आपके पास इस तरह है जी, ये बेसिकली रोज़ हैं आपके पास। तो ये आपके पास रोज़ कहलाते हैं इस तरह। ठीक है, चलें जी इनको ख़त्म कर देते हैं, थोड़ा सा मैस ख़त्म हो जाएगा आपके पास। तो अब देखें कि बेसिकली इनको ग्रुप में क्यों रखा गया। ये ये सारी मेटल्स हैं जी, सही है। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं जो वायलेंटली रिएक्ट करती हैं। इनको कहा जाता है जी एल्कली मेटल्स, और इनकी वैलेंसी क्या होती है, +1। ठीक है, पीछे भी हमने इसका जिक्र किया है। तो ग्रुप जो है वो बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। तो इसी तरह सेकंड ग्रुप की है जी आपका +2। ठीक है,
अब हमने देखना है जी, इस चीज़ को देखना है, ठीक है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं जी। तो ये है जी हमारे पास शेप कुछ हमारे पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं थर्ड ग्रुप, इसे फोर्थ ग्रुप, इसे फिफ्थ, इसे सिक्स्थ, इसे सेवन्थ, और इसे एट्थ या ज़ीरो ग्रुप। अब पीछे इसकी हमने बात की है, ये ग्रुप जो है इस वजह से हम इनको ग्रुपिंग में रखा हो गया है। बेसिकली पीरियोडिक का मतलब ही ये है कि हमने एलिमेंट्स को ऐसे बेसिकली मतलब अलाइन किया गया है कि इनमें कोई पीरियोडिसिटी है। सबसे पहले पीरियोडिक रूल इसका क्या है, ये जो है ये बेसिकली एलिमेंट जो है किस बेस पे इंक्रीज हो रहे हैं, ये एटॉमिक नंबर की बेस पे, ठीक है। जैसे हमने पहले बताया हाइड्रोजन 1 है और हीलियम 2 है, और इस तरह इंक्रीजिंग फॉर्म में एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज होता जा रहा है। और फिर हमारे पास जो ग्रुप है वो वैलेंसी की बेस पे, ठीक है। इस ये थ्री ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, तो ये बेसिकली इसकी +3 वैलेंसी है। और ये फोर्थ ग्रुप है, इसकी +4 या -4 भी, -4 भी हो सकती है। इस तरह ये वैलेंस शेल में 5 ही है, लेकिन इसकी नेगेटिव वैलेंसी है, इसकी -2 है, और इसकी -1 है, और इसकी ज़ीरो वैलेंसी है। तो ग्रुपिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ यानी जो वैलेंसी है इनकी उस बेस पे, ठीक है। ये इनकी जो फिलिंग है ना, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इनकी जो है ना एस ब्लॉक जो है ना, ये एस ब्लॉक है, इनकी एस ऑर्बिटल जो है वो फिलिंग हो रही है इनकी। ये हमारे पास पी ब्लॉक लेते हैं, और ये हमारे पास जी डी ब्लॉक, और ये हमारे पास एफ ब्लॉक है। ये एफ ब्लॉक किधर से आया है, इधर हमारे पास जी जो कुछ एलिमेंट है, यानी चलिए जी पहले पीरियड की बात करते हैं फिर इसकी बात करेंगे, सही है। तो हम ये बात कर रहे हैं, ये जो रोज़ है ना, ये जो रोज़ हैं, ये क्या कहलाती हैं जी, ये हमारे पास पीरियड है, ठीक है। और पीरियड किस चीज़ को शो करते हैं जी, पीरियड शो करते हैं हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स को। यानी ये पहले पीरियड के अंदर ना सिर्फ दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। ये इस ग्रुप में सारे हमने अभी बात की अल्कली मेटल्स आती हैं, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा है जो कि बेसिकली मेटल नहीं है, ये बेसिकली नॉन मेटल है, लेकिन इसकी वैलेंसी क्योंकि 1 थी इस वजह से इसको इस ग्रुप में रखा गया। तो ओवरऑल हम ये फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फिफ्थ फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ, और ये आपके पास जी सेवन्थ रो है। तो आपके पास जो फर्स्ट जो रो है ना, ये इसमें सिर्फ दो एलिमेंट है, ठीक है। और इसके जो शेल हैं पीछे भी आपने जिक्र किया है, नंबर ऑफ शेल सिर्फ एक है, क्योंकि पीरियड इसका एक है, उस हिसाब से हमने पीरियड में रखा गया है। तो पीरियड किसको शो करते हैं, नंबर ऑफ शेल को शो करते हैं। इस तरह सेकंड पीरियड के अंदर जो है इनके जो है हमारे पास ये जो एलिमेंट आते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 जो है एलिमेंट वो आते हैं। तो ये हमारे पास इनके नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 2 है। इसी तरह तीसरे के अंदर 3 नंबर ऑफ शेल हैं, ठीक है। तो इनका नाम है जी हमारे पास, सही है, तो इसको हम वो नाम क्या है जी, हमारे पास पहले पीरियड के अंदर जो है हमारे पास सिर्फ दो एलिमेंट आते हैं, दो एलिमेंट, तो इसे कहते हैं जी हम वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है जी। अब आपके पास जी देखें कि सेकंड एंड थर्ड जो है ना पीरियड, यानी ये चलेंगे सेकंड एंड थर्ड पीरियड जो ये थे। तो इधर जो आपके पास हैं जी वो बेसिकली 8 8 एलिमेंट आते हैं, ठीक है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है जी, शॉर्ट पीरियड। और इसी तरह जैसे ही फोर्थ एंड फिफ्थ, इसके अंदर आपके पास 18 एलिमेंट्स आते हैं, 18 तो ये बात कर लेते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं जी, लॉन्ग पीरियड कहते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास सिक्स्थ एंड सेवन्थ, ये जो आपके पास है इसके अंदर ना 32 कैसे, यही बता रहा था कि इसमें ना, क्योंकि अभी तो देखें ये जो है पीरियड सारे एक जैसे, यानी आपके पास फोर फिफ्थ एंड सिक्स एंड सेवन्थ इधर तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इधर ना लास्ट दो पीरियड सिक्स और सेवन्थ के जो कुछ एलिमेंट है ना, वो इस जगह पे हमने उनको अलग कर दिया है, क्योंकि उनकी कोई स्पेस इस तरह एडजस्ट नहीं थी हो रही इधर, सही है। तो इस वजह से इसको हमने अलग करके अलग एक इसको जगह दी है। और इसका ब्लॉक एफ कहलाता है। वो लेंथेनाइड सीरीज है और एक्टिनाइड सीरीज, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड।
ठीक है। तो ये इधर हमारे पास स्पेस इसकी, और इसको इधर ही फिर बाकी के एलिमेंट एडजस्ट किए गए दरम्यान में से इनको निकाल के। लेकिन ओवरऑल इधर हमारे पास 32 एंड 32 जो एलिमेंट होते हैं, तो इस वजह से इन दोनों को हम क्या कहते हैं जी, वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड। तो ये हमारे पास थे जी पीरियड। पीरियड की बात हमने की। ठीक है। तो इधर हम ये भी बात कर रहे थे कि पीरियड किससे शो करते हैं जी, नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास है इसे एल्कली मेटल कहते हैं, और दूसरी जो है इसकी वैलेंसी +2 है। ये भी बेसिकली जो है रिएक्टिव होती हैं, लेकिन ऐसे विगरस नहीं होती एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। और हमारे पास इस वजह से इनका नाम क्या है जी, इनका नाम है अर्थ क्रस्ट मेटल्स। सही है। अब देखें जी कि इधर आएँ तो ये वाले क्या हैं जी, नोबल गैसेज हैं। इनको नोबल गैसेज इस वजह से कहा जाता है, एट्थ ग्रुप को इस वजह से कहा जाता है कि ये इनर्ट होती हैं, ये रिएक्टिव नहीं होती इतनी ज़्यादा। तो इसकी वजह भी पीछे हमने जिक्र किया। सही है। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। ठीक है। नॉन मेटल्स होती हैं हमारे पास, ये जो आपके पास, तो इसे हेलोजेंस कहते हैं। हेलोजन, तो हेलोजेंस यानी सेवन्थ ग्रुप हेलोजन कहलाता है। सही है। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद हेलोजेंस है सिक्स ग्रुप। ये भी रिएक्टिव होती है, लेकिन सेवन्थ ग्रुप से कम रिएक्टिव होती है। ये क्योंकि मेटल्स है, और मेटल जो है पीछे भी हमने जिक्र किया कि ये अपना जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बड़ी ज़्यादा है। तो इस तरह ये रिएक्टिव होती है, और ये गेन करने की टेंडेंसी जो है इनमें पाई जाती है। ये इस तरह रिएक्टिव होती है। ठीक है जी। तो इनके दरमियान में बेसिकली ये जो ब्लॉक है जी, ये भी मेटल है सारे। ठीक है। तो लेकिन क्योंकि ये दोनों को मिला रहा है, इस वजह से इसे ट्रांजिशनल मेटल कहा जाता है। ट्रांजिशनल। तो ट्रांजिशनल मेटल जो है ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती एज़ कम्पेयर टू इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के। और इनके ऊपर यानी फिर इसको ना, मतलब ये जो अभी मैंने लिखा नहीं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, इनके मतलब ए सब ग्रुप कहा जाता है, और इनको बी ग्रुप कहा जाता है। ठीक है। तो यानी ये उसी में आती हैं, लेकिन ये ब्रियो टोटल में हमारे पास ग्रुप्स 18 बनते हैं, जिनमें से ये 8 जो है ये ए ग्रुप में आते हैं, और बाकी जो है बी ग्रुप में आते हैं। ठीक है। ये इतनी ज़्यादा रिएक्शन में अमल दखल नहीं करती, ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, इसी वजह से और इनके ऊपर ना जो चार्जेस है ना वो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल चार्जेस से क्या मुराद है? वेरिएबल चार्जेस से मुराद है जो आयरन है ना, वो बेसिकली आपके पास ना इस पे जो चार्ज है ना, +2 भी होता है और +3 भी होता है। इसी तरह आपके पास जो कोबाल्ट है, इस पे भी +3 और +2, यानी प्लस +2 चार्ज भी होता है। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जी, तो इसी तरह हमारे पास जो है ना मैंगनीज़ पे, सही है जी, मैंगनीज़। तो मैंगनीज़ पे +4 और +7 चार्जेस होते हैं। +4 और +7 चार्जेस होते हैं। ठीक है जी। तो ये जो इनर ट्रांजिशनल मेटल्स होती हैं, इनके अंदर हमारे पास जो है ना, मतलब अ, जो है ना जो चार्जेस हैं वो वेरिएबल चार्जेस होते हैं। तो अब हमने बात करनी है थोड़ी सी कि देखें 25 डिग्रीज, 25 डिग्रीज जो कि रूम टेम्परेचर माना जाता है, इस टेम्परेचर के ऊपर ना हमारे पास दो एलिमेंट हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। सही है। वो दो कौन से हैं? एक ब्रोमीन और एक मरकरी। तो ये दोनों एलिमेंट हमारे जो आम टेम्परेचर होता है इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और बड़े थोड़े सारे जो एलिमेंट हैं, इनमें से कुछ, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो क्या है जी, वो लेट से गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन भी एक इसमें है, नाइट्रोजन आपके पास, ऑक्सीजन, ठीक है। सल्फ़र भी पाया जाता है गैसियस फॉर्म में, क्लोरीन गैस होती है, ठीक है, फ्लोरीन गैस होती है, आयोडीन गैस भी होती है, और सॉलिड फॉर्म में भी होता है। सही है। तो ये हमारे पास बड़े थोड़े से एलिमेंट गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, और ज़्यादातर जो एलिमेंट है वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से। तो ये हमने बात की। सही है जी। तो आपने ये बात याद रखनी है, दो एलिमेंट हैं जो इस टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, वो ब्रोमीन है और मरकरी है। सही है। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। सही है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो है, या इससे पहले हम ना साइज की चले नहीं बात करते हैं। ठीक है। तो
इसमें बेसिकली अगर हम ये पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो साइज़ जो है ना वो हम जैसे जैसे लेट से नीचे आते हैं, ठीक है, ग्रुप्स में नीचे आते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता है। और जिस मतलब आपके पास ना राइट टू लेफ़्ट आते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता है। अब देखिए साइज़ से क्या मुराद है, साइज़ से मुराद ये है कि अब साइज़ लिया कैसे गया और वो सारी बातें। तो न्यूक्लियस तो एक बहुत छोटी सी एक चीज़ है, सही है, तो इसके गिर्द जो है इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड है ये इसका साइज़ बनाता है, जो कि एक फैली हुई चीज़ है और उसका मैस बड़ा काम होता है, लेकिन वो जो है ना साइज़ इंक्रीज़ करता है। दो बेसिकली जो है ना दो आपके पास कार्बन के एटम को रखा गया, इस तरह इकट्ठा रखा गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब क्लाउड किधर है उसको नापना तो मुश्किल है सेंटर से, लेकिन दो एटम जो है वो अपनी स्पेस में दूसरे को नहीं आने देंगे, तो फिर हमें उनका जो है साइज़ पता चल जाएगा। अगर हम इसके सेंटर से इसके सेंटर तक मेजरमेंट करते हैं तो ये है जी एटम का साइज़, ठीक है, जो कि कितना निकला 154 पिको मीटर निकला था किस केस में, कार्बन के केस में, ठीक है। तो ऐसे साइज़ को मेजर किया गया। तो ओवरऑल बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ना वो भी साइज़ बनाता है, सही है, तो ये आपने याद रखना है, सही है। तो आगे हमने ट्रेंड की बात की थी, उसके अंदर जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है, तो जैसे जैसे नीचे आते हैं साइज इंक्रीज, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि ये क्या थे, पीरियड थे, पीरियड यानी नीचे की तरफ पीरियड इंक्रीज होते हैं ना, तो फर्स्ट पीरियड में पीरियड इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो ज़्यादा होंगे। तो अगर एक शेल है तो साइज़ छोटा ही होगा ना, दूसरे का बड़ा होगा, तीसरे का, तो इस तरह सातवें का सबसे बड़ा, तो नीचे साइज़ इंक्रीज होता है नीचे की तरफ। और दूसरा इस तरफ क्यों इंक्रीज होता है, इस तरफ यानी अगर हम इस तरफ बात करें डिक्रीज होता है, उसकी वजह क्या है कि वैलेंसी, तो ग्रुप किसको शो करते हैं जी, वैलेंसी को। तो एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह ग्रुप्स जो है ना वो वैलेंसी को, वैलेंसी से मुराद क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। लेकिन शेल अगर एक पीरियड की बात है तो शेल वो उतना ही रहेंगे। तो अब देखें कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है इसके, तो इसका जो पुल होगा वो अपने प्रोटॉन में कम होगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो उनका पुल ज़्यादा होगा, तो वो स्क्वीज़ हो जाएगा, वो मतलब अ, यानी हो जाएगा, छोटा साइज में हो जाएगा, उस जो पुल की वजह से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आपस में जो अट्रैक्शन है उस वजह से, तो साइज़ आपका क्या होता जाएगा जी, डिक्रीज़ होता जाएगा। तो जैसे ही आप ग्रुप में आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट ग्रुप का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ है, और जो सेवन्थ ग्रुप है या एट्थ ग्रुप है उसका साइज़ छोटा होता है, डिक्रीज़ होता है। तो इस तरह एटॉमिक साइज़ की हमने बात की कि ये क्या चीज़ है जी। अ, सही है जी। तो अब हम बात करते हैं जी कि तो कुछ ना हम ऐसा करते हैं जी, वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पीरियड में हमारे पास जो है ना हाइड्रोजन आता है, जिसका कि एटॉमिक जो साइज़ है ना वो 53 पिकोमीटर है। और इधर इसी पीरियड में ना हीलियम का आपको पता है 31 है। तो यही बात कर रहा हूँ कि इधर डिक्रीज़ है शायद इस तरफ, और इस तरफ इंक्रीज़ होता है। तो 53 जो है अगर पीरियड में देखें तो इंक्रीज़ शायद है, और 31 डिक्रीज़ है। और अगर हम इसी तरह दूसरा ग्रुप में दूसरे में आते हैं तो लिथियम, जिसका कि साइज़ कितना हो जाता है जी, 167 पिकोमीटर्स। इसी तरह आपके पास जी, ठीक है, तो इसी अगर हम बात करते हैं, इसी पीरियड में बात करते हैं, तो आपके पास जो है ना लेट से कार्बन है, ठीक है, तो उसका जो साइज मत ये हमारे पास ये देखें कि जो लिथियम का साइज़ है वो 167, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे कर दें तो बेसिकली बेरिलियम क्योंकि राइट की तरफ है तो ये डिक्रीज़ होता जाएगा, 112, ठीक है। और इसी तरह फिर आपके पास जो बोरोन है वो 87, और या इसको हम सही सही से बनाते हैं जी, एक मिनट ज़रा ठहर लें, चलें जी। तो हमने बोला था कि देखें कि जो पीरियड में है, पीरियड एक पीरियड में अंदर जो फर्स्ट जो आपके पास ग्रुप है, आ, जिसमें कि लिथियम आता है, फिर बोरोन, बेरिलियम, सॉरी इधर हमने ई नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो चलें जी ई भी लिख लेते हैं, बेरिलियम, और बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये इस तरह जो है ना ये आपका साइज जो है लेट्स से इस तरह,
आपके पास जो है इस तरह साइज़ जो है डिक्रीज़ होता है और नीचे की तरफ इंक्रीज़ होता है, ये देखते हैं। सही है। तो चलें जी, हमने बात की है जी कि आपके पास हाइड्रोजन का जो साइज़ है जी वो 53 पिकोमीटर था। सही है। तो ये ग्रेटर थोड़ा, और आपके पास जो इधर लास्ट में पहले पीरियड के अंदर था जी आपके पास हीलियम, उसका साइज़ 31 है, जो कि स्मॉलर है। तो इस तरह डिक्रीज़ होता है। अब इस तरह अगर बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है जी, इसके नीचे लिथियम आ जाता है। सॉरी चले इसको ना, इसका साइज़ 167 है। ठीक है। और बेरिलियम अब इस तरह डिक्रीज़ होता जाएगा। उसके बाद बेरिलियम जो है 112 है। फिर हमारे पास जी जो बोरोन आ जाता है वो 87 आ जाता है। फिर 67 आपके पास कार्बन का, और फिर नाइट्रोजन का 56, और आपके पास ऑक्सीजन 48 एंड फ्लोरीन 42 एंड नियोन 38। तो ये आपके पास इस तरह डिक्रीजिंग है। और अगर इस तरह बात करें जी ग्रुप में, तो आपके पास जी लिथियम के बाद जी सोडियम आता है जिसका 190 आपके पास। ठीक है। उसके बाद जी पोटेशियम आता है 243 पिकोमीटर है। और इसके बाद आपके पास जी रुबिडियम आता है 265। और इसी तरह आपके पास रुबिडियम के बाद आपके पास आता है जी सीजियम 290 298 जी। सही। तो इस तरह, तो ये आपके पास इस तरह इंक्रीज़ हो रहा है और इस तरह डिक्रीज़ है। और इसकी वजह क्या है, पीछे हमने इसकी बात की है। सही है जी। तो ये था जी एटॉमिक साइज। इसके बाद हम बात करेंगे जी एक दूसरे ट्रेंड की, जिसे क्या कहते हैं जी, शील्डिंग इफ़ेक्ट। तो बेसिकली आपके पास जो मतलब शील्डिंग इफ़ेक्ट है ना, शील्डिंग इफ़ेक्ट कहते हैं किसे, देखें जो कोर शेल में या अंदर वाले जितने शेल हैं कोर, वो जो प्रोटॉन की जो एक अट्रैक्शन है उसको ब्लॉक करते हैं आउटर मोस्ट के लिए ना। तो वो जो बेसिकली एक शील्ड का काम करते हैं। इसी को क्या कहते हैं जी, इसी को कहते हैं जी शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो बेसिकली आपको पता है कि मतलब शील्डिंग इफेक्ट तो उनका ही ज़्यादा होगा ना जिनके अंदर शेल्स ज़्यादा होंगे। सही है। यानी अगर देखो कि हाइड्रोजन का एक ही आपके पास एक ही शेल है, सही, हाइड्रोजन का, तो उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, मतलब एक ही शेल है तो अंदर वाला तो कोई शेल ही नहीं है जो इसकी ब्लॉक करेगा, स्क्रीनिंग करेगा प्रोटॉन के अट्रैक्शन को। तो जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज़ होते हैं ना, तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। ठीक है। और एक दूसरी बात भी है कि अगर अ, मतलब अब चले नहीं, अभी हम देखेंगे पीरियड के अंदर। सही है। तो पीरियड फर्स्ट एक शैल है, दूसरा दो शैल है। इस तरह जब हम नीचे की तरफ आते हैं ना, नीचे की तरफ, तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता है डेफिनेटली, अभी हमने बात कर दी है। तो जो हम ऊपर से अगर नीचे की तरफ आएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़। तो जो आपके पास है ना, मतलब यानी ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होगा। लेकिन इस तरफ ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही है जी। कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखेंगे इसका भी एक ही शेल है और इसका भी एक, हाइड्रोजन हीलियम का एक ही शेल है, और इस पीरियड में जो है सबके एक ही शेल है इसमें। तो शील्डिंग इफेक्ट वही रहेगा, उसमें ज़्यादा कोई डाइवर्स इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, स्लाइडली पड़ता, लेकिन हम यही कहते हैं। ठीक है। तो ये था जी आपके पास शील्डिंग इफेक्ट। अब हम बात करेंगे जी आयनाइजिंग एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हम कर रहे थे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी वो होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू बेसिकली रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। तो किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में, उसको जो निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होती है जी, उसे क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सही है। अब देखें कि ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ये बेसिकली अगर हम लेफ़्ट टू राइट करते हैं, सही है, इस तरह,
तो ये आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज, ठीक है। और अप टू डाउन जाते हैं, ठीक है, तो ये डिक्रीज हो जाती है, सही है। अब इस तरह इंक्रीज क्यों होती है, इस तरह इंक्रीज इस वजह से होती है कि देखें कि मतलब अभी हमने बात की है कि जैसे हाइड्रोजन है उसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन की जो इफेक्ट है वो कम है, एक प्रोटॉन है, वो अट्रैक्शन कम लगा रहा है अपने इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन, आसानी से नहीं मतलब एज़ कम्पेयर टू हीलियम की बात की जाए, हीलियम की बात की जाए जहाँ पे दो प्रोटॉन है तो दो प्रोटॉन ज़्यादा पुल लगाएंगे और एक प्रोटॉन कम पुल लगाएगा। इस वजह से हम जब बात करते हैं हाइड्रोजन तो उसकी हम इलेक्ट्रॉन आसानी से जो है निकाल सकते हैं और कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेकिन हीलियम में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये डिक्रीज़ हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह शील्डिंग इफेक्ट सबसे पहली वजह है। दूसरी वजह ये है कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ना वो दूर हो जाते हैं अपने प्रोटॉन से, ठीक है, क्योंकि शैल इंक्रीज हो जाते हैं ना तो वो दूर हो जाते हैं, तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास ट्रेंड है जी कि लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि एटम का साइज़ भी छोटा हो जाता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। और अप टू डाउन आओगे तो एटम का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, एटम का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने प्रोटॉन से दूर होंगे, वाइस वर्सा, ठीक है। तो अब जी हमने कुछ इसमें बातें करनी है जी आपके पास कि बेसिकली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी से क्या मुराद है। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकालोगे तो वो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, और अगर दो निकालोगे दूसरे के लिए जो सेकंड आयनाइजेशन और तीसरे के लिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो फर्स्ट के बाद जो है ना सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वो एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी पहले देखें कि जैसे आपके पास मतलब जैसे थ्री प्रोटॉन थे तो थ्री ही आपके लेट्स से फोर कर ले, फोर प्रोटॉन थे जिससे बेरिलियम कहते हैं, तो फोर ही इलेक्ट्रॉन थे। जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो अब प्रोटॉन की ज़्यादा अट्रैक्शन हो गई, क्योंकि प्रोटॉन तो वही हैं, फोर ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब थ्री हो गए हैं तो उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उन थ्री के लिए, सही है। तो दूसरी अब आपको आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगा। तो यही है जी हमारे पास के फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सेकंड और थर्ड क्या है, और इसका ट्रेंड क्या है जी इसके अंदर, और आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है जी, की हमने बातें की। आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो बात करते हैं जी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्या मुराद है, ये वो एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है टू पुट इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम। तो जैसे वो एनर्जी, वो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है जो निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को किसी शेल में डालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जी उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बेसिकली इसका ट्रेंड, अच्छा सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने बात की है जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली एनर्जी रिलीज, मैं कह रहा था गेन, सॉरी रिलीज जो होती है, ठीक है, एनर्जी टू एक्सेप्ट एनी इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसमें जो बेसिकली एनर्जी रिलीज होती है जिसे क्या कहते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखें जी कि अगर हम बात करते हैं यानी इस तरह, ठीक है, तो चलें जी पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं कि मतलब अगर एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है, ठीक है, तो उसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और अगर कम एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है, सही है। तो बेसिकली आपके पास ना जो लेफ़्ट टू राइट जो है एफिनिटी इंक्रीज़ होती है और अप टू डाउन जो है वो डिक्रीज़ होती है। यानी ये लो एनर्जी रिलीज़ करते हैं और ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं अगर हम लेफ़्ट टू राइट। तो ये थी जी आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड हम इसके बाद बात करेंगे जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो बेसिकली हमारे पास ये वाला जो ट्रेंड है ना,
ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरफ जो एलिमेंट है ना ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी आपके पास जो फ्लोरीन है ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन और क्लोरीन के, ठीक है। तो यानी ये किस तरह है जी आपके पास, तो जैसे हम ऊपर की तरफ आते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और इस तरफ लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होती है। सही है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो फ्रेंजियम है ना ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो है आपके पास मेटल है, ठीक है। फ्रेंजियम से जो है ना सीजियम ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सीजियम से रुबिडियम, रुबिडियम से पोटेशियम और नाइट्रियम और लिथियम, यानी ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन पीरियड के अंदर ना हमारे पास जो लिथियम है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ज़्यादा, और फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव है सबसे ज़्यादा। सही है जी, तो यानी ये ट्रेंड है जी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का। तो ये बड़ा हम टॉपिक है जी हमारे पास इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इसकी कुछ वैल्यूज़ की हम बात करते हैं। तो वो वैल्यूज़ इस तरह हैं कि आपके पास जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा, यानी 3.98 इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है। और अगर हम बात करते हैं जी हाइड्रोजन की, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आता है जी 2.1, ठीक है। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन, जिसकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.44। इसी तरह आपके पास जो नाइट्रोजन है वो 3.04, और इसी तरह आपके पास कार्बन 2.55, और बोरोन 2.04। और इसी तरह आपके पास जी बेरिलियम जो होती है जी, अभी हाइड्रोजन क्योंकि ऊपर वाले ग्रुप में है, पीरियड में है, तो हम इसको ख़त्म करते हैं। तो ये इस तरह जी, ये ले इसी तरह जो बेरिलियम है जी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.57 होती है, और इसी तरह लिथियम की 0.98। तो देखें जी कि लेफ़्ट टू राइट ये इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अब लिथियम के नीचे यानी इस तरह भी डिक्रीज़ हो गई, तो लिथियम के नीचे जी सोडियम है जिसकी 0.93 है, और इसी तरह पोटेशियम की 0.82 होती है। इसी तरह हमारे पास जो पोटेशियम है और रुबिडियम 0.82 ही है उसकी भी। ये इस तरह, यानी बिलो दी अगर हम ग्रुप बात करते हैं तो जो फ्रेंजियम है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करना पसंद करते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करना सबसे ज़्यादा गेन करने की सलाहियत रखती है, और आपके पास फ्रेंजियम जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सलाहियत रखते हैं। इसी वजह से ये वाले जो दो ग्रुप हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है जी। तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं जी के कुछ मज़ीद चीज़ों की। तो अब देखें जी कि अब अगर इधर हम एक ऐसी एक चलें जी एक ऐसी लाइन लगा लेते हैं जी, ये ठीक है जी। तो इस तरीके से, तो इसके इस लाइन के ऊपर वाले जो है ना ये सारे नॉन मेटल्स हैं, और इसके नीचे वाले जो हैं वो सारे मेटल्स हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ इनके यानी दरमियानी भी चीज़ें हैं जी, जिनको जैसे बोरोन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसी तरह आर्सेनिक, और आपके पास जी टिन, और इसी तरह सेलेनियम और टिल्गोनियम, ये आपके पास कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो एज ए मेटल भी एक्ट करते हैं, और एज ए मतलब मैंने नॉन मेटल सॉरी बोला है, और ये इसके नीचे वाले मेटल, ठीक है। तो ऊपर वाले नॉन मेटल्स और नीचे वाले मेटल्स, और ये जिनकी हम बात कर रहे हैं ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की खासियत पाई जाती है, तो इन्हें क्या कहते हैं जी, इन्हें कहते हैं मेटलॉइड कहते हैं। बेसिकली जो मेटल्स हैं वो कंडक्टर गुड कंडक्टर्स होती हैं, गुड
कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सही है जी। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स होती हैं। इसके अलावा जी ये उसकी वजह क्या है, ये गुड कंडक्टर की होती हैं कि इनके जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने बात की है कि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पसंद करती हैं। सही है। इसके अलावा ये मेलेबल होती हैं, इनको हम जो बेसिकली मतलब फोर्स लगा के, ज़रब लगा के इनको हम प्लेट्स इनकी बना सकते हैं, ये फैल जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर से स्लिप कर जाते हैं और ये चिपटे हो जाते हैं। सही है। इसी तरह ये डक्टाइल होती हैं। डक्टाइल से मुराद क्या है कि इनकी हम जो वायर्स हैं वो खींच सकते हैं। तो आप देखते हो आपके ग्रुप में जो वायर्स हैं वो सारी मेटल से ही बनी होती हैं। ये मेलेबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, ठीक है। चलें इधर लिख लेते हैं मेलेबल। अच्छा जी, तीसरी बात क्या है जी कि आपके पास आ, इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है जी। ये जो हमारे पास मेटल्स होती हैं ये शाइनी भी होती हैं। और मेल्टिंग पॉइंट भी सही है। इसके अलावा हमने बात की कि ये जो है शाइनी होती हैं। सही है, शाइनी। इनको इसी वजह से यानी आप ऑर्नामेंट्स वगैरह या इस तरह प्रेशियस चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हो, यानी ज्वेलरी वगैरह। सही है। तो अ, ये थी जी हमारे पास मेटल्स। अब नॉन मेटल्स क्या होती हैं जी, वो डेफिनेटली बैड कंडक्टर्स होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, मेलेबल नहीं होती, ब्रिटल होती हैं, टूट जाती हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है, और आपके पास शाइनी नहीं होती बल्कि डल होती हैं। ठीक है। अब मेटलाइड जो इनके दरमियानी हैं जी, इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत ये है कि जैसे आपके पास अ, यानी जैसे आप यानी लेफ़्ट टू यानी इस तरह आते हैं, इस तरह ये अगर हम बात करते हैं जी, इस तरह, तो जो मेटालिक करैक्टरिस्टिक है वो इंक्रीज़ होते हैं इसके। ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली आपके पास यानी जो आपके पास ये देखें कि बोरोन है। सही है। वो कम मेटल है और एलुमिनियम जो है वो ज़्यादा मेटालिक है। सिलिकॉन जो है और जर्मेनियम ज़्यादा मेटालिक है। इसी तरह आर्सेनिक जो है आपके पास जो है एंटीमोनी से जो है वो आर्सेनिक कम बेसिकली मेटालिक है, एंड वाइस वर्सा। आपके पास जो जर्मेनियम है ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन, एंड वाइस वर्सा। सही है। तो इसी तरह हमारे पास जो कार्बन है बेसिकली इसकी ये एलोट्रॉपिक फॉर्म पाई जाती हैं। तो कार्बन जो है वो बेसिकली डायमंड फॉर्म में भी है और ग्रेफाइट फॉर्म में भी है। एलोट्रॉपिक फॉर्म से क्या मुराद होती है? एलोट्रॉपिक फॉर्म से मुराद होती है जिसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, लेकिन मतलब मेटल वही, सॉरी मेटल कह रहा हूँ, एलिमेंट वही होता है। सही है जी। जैसे डायमंड भी कार्बन से ही बना हुआ है और ग्रेफाइट भी कार्बन से बना हुआ है। तो डायमंड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ जो है हीट तो है, लेकिन बैड कंडक्टर है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का। जबकि आपके पास ग्रेफाइट की बात सॉरी की जाए तो ग्रेफाइट बेसिकली आपके पास जो है बैड कंडक्टर है हीट का, लेकिन गुड कंडक्टर है आपका जी इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपके जो लेड पेंसिल के अंदर जो लेड है वो बेसिकली ग्रेफाइट का होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए उसको इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये थी जी आपके पास यानी जो मेटालिक करैक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट की बात हमने की। सही है। तो अब हम बात करेंगे जी